हमें अपने पूर्वजों से उनके ज्ञान, प्रेम, संपत्ति, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं इत्यादि की प्राप्ति होती है। संतान को माता पिता से उनके जन्म के साथ साथ मृत्यु का दान भी मिलता है। संतान को माता पिता से ज्ञान, प्रेम के साथ साथ अंधकार, बैर, घृणा इत्यादि की भी प्राप्ति होती है। और यदि ये अंधकार मन का हो, हृदय का हो और चाहे वास्तविक हो, अंधकार हमेशा भय का कारण बनता है और इससे जीवन की हानि होती है। तो हमें अपने जीवन में इस अंधकार और भय को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात माता पिता से हमें उनके गुणों के साथ साथ अवगुणों की भी प्राप्ति होती है। यदि हम अपने जीवन में इन अवगुणों को त्यागने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चय ही हमारा जीवन सुखदायी होगा, आनंदमयी होगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बम्बोले एकेडमी। आई एम दीपक सैनी, फिजिक्स फैकल्टी। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। यह जो है क्लास 12 का 12वीं क्लास का आपका पहला चैप्टर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज से हमने स्टार्ट किया है। आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं, हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए हमने स्टार्ट किया है एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर हम पोस्ट करेंगे, जिससे कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी लगातार इनसे बेनिफिट होते रहें। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए सभी वीडियो लेक्चर बनाते हैं, सभी सिलेबस, सभी कोर्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने हिंदी मीडियम, साथ इंग्लिश मीडियम का तो हम बना ही रहे हैं, साथ में हिंदी मीडियम का भी बना रहे हैं। मेरा मोटिव यह है कि हिंदी मीडियम में के जो बच्चे हैं, जो गांव में और शहरों, गांव में और जो दूर दराज में जहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत कम है, उनको भी शिक्षा मिले। इसलिए आप, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक हिंदी मीडियम के बच्चों से मैं कहूँगा कि इसे अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले। मैं खुद भी हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मैंने इस प्रकार की पहल की है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्थिर वैद्युतिकी से। पहला चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब टॉपिक रहेगा। बोर्ड में भी अब तो केवल 12th का आता है, जब हम रहते थे तो 11th और 12th दोनों का आता था। अब केवल और केवल 12th का आता है, तो स्थिर वैद्युतिकी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला चैप्टर। तो सबसे पहले इसकी बेटा डेफिनेशन लिख लीजिए, जैसे कि स्थिर वैद्युतिकी है। स्थिर वैद्युतिकी है, ये क्या है? इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम आपको हिंदी के साथ साथ थोड़े थोड़े इंग्लिश के शब्दों का भी ज्ञान देंगे, ताकि यदि आप नीट या जेईई मेंस की या किसी भी की तैयारी करें एग्जाम की, तो आपको थोड़ा इंग्लिश के बारे में भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर का मतलब होता है जो थमा हुआ है, जो स्थिर है, और वैद्युतिकी का मतलब होता है जो चार्ज है वो, यदि जो आवेश है ना, जो आवेश है वो स्थिर है, उसके कारण जो घटनाएं घटित हो रही है उसको हम स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? एक बार आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन क्या होती है। लिखिए बेटा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, लिखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदुवत व स्थिर आवेशों, बिंदुवत व स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाली अनोन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और उनके मध्य होने वाली अनोन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। दोबारा से मैं बोल देता हूँ, यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर आप जो स्थिर आवेश है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसकी अनोन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर है क्या बात? तो यही स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। आगे बात समझ में। दूसरा, आप इसमें एक नोट डाल करके लिख लीजिए। नोट डाल करके क्या लिखेंगे कि सबसे पहले मैं बता दूं, स्थिर आवेश, और दो प्रकार के आवेश हो सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं और चलामान भी हो सकता है ना। ये चलामान या बोले तो गतिमान, है ना, ऐसे बोल रहे हैं, गतिमान ज्यादा शब्द, अच्छा शब्द रहेगा। कि जो स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश, उसके कारण स्थिर आवेश के कारण केवल और केवल, स्थिर आवेश के कारण केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। क्लियर है क्या बात?
जबकि गतिमान आवेश के कारण, गतिमान आवेश के कारण कौन कौन सी बेटा, वैद्युत क्षेत्र तो होगी, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होती है। वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के साथ, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव भी कह सकते हैं, है ना, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। क्लियर है क्या बात? तो लिख लीजिए नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम स्थिर आवेश, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश, स्थिर आवेशों तथा बिंदु आवेशों, है ना, स्थिर आवेशों तथा, उसमें लिख लेना डेफिनेशन में, स्थिर आवेशों तथा बिंदु आवेशों के कारण जो अनोन्य घटनाएं होती हैं, अनोन्य क्रियाएं होती हैं, घटना नहीं अनोन्य क्रियाएं होती हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। क्लियर है क्या बात? दूसरा जो स्थिर आवेश है और गतिमान आवेश है, स्थिर आवेश को तो वैद्युत स्थितिकी में पढ़ते हैं, गतिमान आवेश को आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे, और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगी। वैद्युत क्षेत्र क्या होती है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, ये हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। क्लियर है क्या बात? तो इसे हम साफ कर देते हैं। अब हम आते हैं, जो हमने एक ये शब्द लिखा है कि आवेश क्या होता है। आवेश ही नहीं पता, मैंने तो यूज तो कर दिया इसमें कि आवेश, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, इसे चार्ज भी बोलते हैं। तो चार्ज की परिभाषा और चार्ज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेफिनेशन लिखिए, क्या आवेश, आवेश क्या होता है। आवेश को हिंदी में क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज, है ना। आवेश क्या होता है, चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है, पहले परिभाषा लिख लो कि यह पदार्थ का वह गुण है, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण चुंबकीय और जिसके कारण वैद्युत और चुंबकीय प्रभावों का अनुभव होता है, जिसके कारण वैद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभावों का अनुभव होता है। यही क्या होता है, आवेश कहलाता है। आवेश पदार्थों का या पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण यह वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका प्रभाव उत्पन्न करता है, उसका प्रभाव सहता है मतलब प्रभाव, उसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसे उसके प्रभाव का अनुभव करता है। अभी क्या है, बहुत दिन बाद मैंने हिंदी में पढ़ाना स्टार्ट करा है, तो इसलिए कुछ शब्दों का मेरे साथ इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं उसे निश्चित रूप से सुधार लूंगा। तो आप कंटिन्यू करते रहिए, है ना। उत्पन्न करता है, उसके प्रभाव का अनुभव करता है, यही आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, यही आवेश कहलाता है। आगे बात समझ में? तो देखो, ये तो हो गया आवेश की परिभाषा, ठीक है। ये तो हो गया आवेश की परिभाषा कि आवेश पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न करेगा, जब वो चार्ज रेस्ट पे होगा, मतलब रुका हुआ होगा। हिंदी स्थिर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेस्ट भी बोलते हैं। रेस्ट का मतलब है स्थिर या रुका हुआ, है ना। और वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कब होगा, जब वो गतिमान होगा। तो दोनों ही प्रकार के जो है पदार्थ जब प्रभाव उत्पन्न करता है या उसके प्रभाव का अनुभव करता है, वही गुण, उस पदार्थ के गुण का वही गुण आवेश कहलाता है। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो, अब हम समझते हैं आवेश के गुण, है ना। आवेश के गुण क्या लिखेंगे, आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, है ना। आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ऐसे इंग्लिश में भी बोलेंगे हम, साथ साथ में इंग्लिश में भी सीखते सीखते चलेंगे। क्लियर है क्या बात? तो आवेश का गुण क्या होता है? सबसे पहला गुण देख लो आप इसका, है ना। सबसे पहला जो गुण है वो मैं आपको बता देता हूं कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार का होता है? एक तो घनात्मक आवेश होता है, घनात्मक आवेश। क्लियर है क्या बात? दूसरा कौन सा होता है बेटा? फर्स्ट। सेकंड कौन सा होता है? ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्लस चार्ज की हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो दो प्रकार के आवेश हो सकते हैं। फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने बताया था कि दो प्रकार के आवेश को हम दो प्रकार के भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। क्लियर है क्या बात? तो ये हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? जो दूसरी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो बेटा, है ना, इधर लिख देते हैं अपन। जो सेकंड प्रॉपर्टी है, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का क्या मतलब है कि किसी भी बॉडी पर, किसी भी बॉडी का मतलब है किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश है, यदि आपको उसकी गणना करनी है तो आवेशों को जोड़ देंगे। आप लिख लीजिए, किसी निकाय में आवेश का कुल मान, लिख लो बेटा, किसी निकाय में आवेश का कुल मान उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। किसी निकाय में आवेश का कुल मान उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। उदाहरण मैं बता देता हूं इसका। उदाहरण क्या है? मान लिया कि ये कोई वस्तु है, ऐसे करके। वस्तु का मतलब निकाय। निकाय को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं, है ना, सिस्टम। अब इस सिस्टम निकाय को क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टम बोलते हैं। अब इस सिस्टम पर जो कुल आवेश है, कुल आवेश बताना है, तो कुल आवेश क्या होगा? उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। आवेश क्या हो सकता है? धनात्मक आवेश हो सकता है, ऋणात्मक आवेश हो सकता है। तो मान लेते हैं कि इस पे प्लस ई के n इलेक्ट्रॉन है ना, प्लस ई का चार्ज है इस पे n, और इस पे नेगेटिव चार्ज है माइनस ई, और उसके नेगेटिव चार्ज कितना है? ई है, p है ना। तो n क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और p क्या है? p क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज। तो जो इसका कुल आवेश होगा, कुल आवेश जो होगा, टोटल आवेश जो होगा, कुल चार्ज, इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी कि प्लस एन ई, और यदि माइनस का चार्ज p है, इनकी संख्या कितनी है? p है, तो p इंटू ई। तो टोटल कितना हो जाएगा? n माइनस पी इज इक्वल टू ई। आगे बात समझ में इस तरीके से है। तो आवेशों की योज्यता का क्या मतलब है कि जैसे कि मैं एक उदाहरण और दे देता हूं, जब भी आपको ज़्यादा सही रहेगा। उदाहरण थोड़ा शुरू में हमसे हिंदी में थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, इसे हम कैसे भूल सकते हैं? बचपन से हमने हिंदी में पढ़ा है, तो इसे हमें पकड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पकड़ना तो है ही, आता तो है ही हम पे, लेकिन इसे परफेक्ट होने में 1-2 लेक्चर में ही ख़त्म हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए जैसे कि मान लेते हैं इसमें प्लस ई के 5 चार्ज हैं और इसमें माइनस ई का 2 चार्ज है। तो जो कुल चार्ज होगा, कुल आवेश होगा, वो कितना होगा बच्चों? कुल आवेश जो होगा उसमें प्लस 5e माइनस 2e बराबर प्लस 3e आवेश हो जाएगा। ई का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। प्लस लिख रखा है तो हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, आराम से कॉपी कीजिए, है ना बेटा। ये है, हमें आवेश की प्रॉपर्टी आ गई है, आवेश की प्रॉपर्टी हम चल रहे हैं, और ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ ली है, आवेशों की योज्यताओं का नियम, है ना। इस तरीके से हम आवेशों को जोड़ सकते हैं। आगे बात समझ में। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी डालते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण।
आवेशों का क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में लिख देता हूं, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आवेशों को किसी वियुक्त निकाय में आवेशों का मान सतत न होकर के विविक्त खंडित रूप में होता है। आवेश सभी मान लेने में असमर्थ रहता है। ध्यान से सुनना, इस बात का मतलब क्या है कि जो आवेश है वो ऐसा नहीं होता है कि सभी मान ले ले, नहीं, वो सतत रूप में नहीं होता है। आवेश सतत रूप में नहीं होता है बल्कि खंडित रूप में होता है, डिस्क्रीट रूप में होता है। इंग्लिश में हम विविक्त शब्द यूज करते हैं, हिंदी में विविक्त, है ना, क्या लिखता है, विविक्त, विविक्त, है ना। और इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट पार्टिकल्स। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, सतत नहीं होना। जैसे ये तो क्या है, पॉइंट, डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं ये इस तरीके से, और सतत, ये रोड जो है ये सतत है, कंटिन्यूअस है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस है, जबकि ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, डिस्क्रीट पॉइंट है। तो ये तो मतलब होता है विविक्त का, डिस्क्रीट का मतलब कि कोई पार्टिकल हो गया, जैसे 1 2 3, जैसे ये क्या हो गए, डिस्क्रीट हो गए, लेकिन 1 से लेके 2 के बीच में जितनी संख्या है यदि वो भी उसमें ऐड है तो वो सतत रूप से हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो बेटा आवेशों का क्वांटीकरण का लिख लीजिए कि आवेशों का मान सतत न होकर, आवेशों का मान सतत न होकर विविक्त रूप में होता है। आवेशों का मान सतत न होकर विविक्त रूप में होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आवेश सभी मान लेने में असमर्थ रहता है। आवेश सभी मान लेने में असमर्थ रहता है। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात ध्यान से सुनो, इसका और भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूं कि जैसे कि किसी बॉडी पर चार्ज है, ये कोई बॉडी है, बॉडी का मतलब कोई निकाय है, ये क्या है, ये कोई निकाय है, और इसे सिस्टम भी बोलते हैं या इसे बॉडी भी आप बोल सकते हो। तो देखो क्वांटीकरण को समझने के लिए कैसे हो सकता है, यदि इस पे कहीं से आवेश आया, इसे आवेशित की, तो इस पे या तो +E चार्ज हो सकता है, या +2E चार्ज हो सकता है, या +3E चार्ज हो सकता है, या +4E चार्ज हो सकता है। माइनस में भी हो सकता है सेम कि -E, -2E, -3E, है ना। ऐसे -NE चार्ज, n क्या है, n है इंटीजर, है ना। इंटीजर को n क्या है, n इज इंटीजर। इंटीजर का मतलब है पूर्णांक, ये पूर्णांक है ना। n क्या हो सकता है, इंटीजर, पूर्णांक, और ये क्या होता है 1 2 3 ऐसे करके हो सकता है। तो जो इस पे आवेश है बेटा, जो इस पे आवेश है वो कितना होगा, आवेश जो होगा Q = NE के इक्वल हो जाएगा। n क्या है, n है इंटीजर, और E क्या है, E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। उसका मैग्नीट्यूड, माइनस नहीं लिखना है यहाँ पे, E का मतलब है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश। तो यदि मान लिया किसी बॉडी पर +2E चार्ज है ना, बॉडी का मतलब निकाय पर कितना है, +2E चार्ज है, तो उस पर जो चार्ज होगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है। जो आवेश का मात्रक होता है वो हम पढ़ेंगे, वो कूलम होता है, वो पहले से मैं आपको बता दिया है यहाँ पे, है ना। दूसरा, इसी तरीके से आवेश के क्वांटाइजेशन को समझने के लिए कि जो क्वांटाइजेशन होगा, है ना, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, +3E लिख सकते हैं, +4E लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो चार्ज को क्या लिख सकते हैं हम, NE ही लिख सकते हैं। आई बात समझ में। दूसरी बात, जैसे मान लिया 3E लिखा तो ये हो गया कितना, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ये हो गया 16 दूनी 32, 16 48, 4.8 × 10⁻⁻19। यदि किसी बॉडी पर 4E है तो 16 चौका 64, है ना, कितना हो जाएगा 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम = 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है क्या बात। तो देखो बॉडी पे जो आवेश हो सकता है वो कितना हो सकता है, इस बॉडी पे आवेश कितना था, इस बॉडी पे था 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। दूसरी बॉडी पर मान लिया, बॉडी का मतलब निकाय पर, यदि इस पे निकाय पर +3E है ना, इस पे कितना है, +2E है, इस पे +3 है,
तो कितना हो सकता है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो सकता है। यदि +4e है तो इस पर जो आवेश हो सकता है 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है इसके बीच में कोई आवेश एग्जिस्ट ही नहीं करता, होता ही नहीं है। तो जो आवेश बॉडी जो ये निकाय है वो आवेश कितना ले सकती है, या तो इतना ले सकती है या इससे ज़्यादा लेना है तो एक इससे ज़्यादा इतना ले सकती है। इस तरीके का आवेश नहीं होगा कि 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश हो। इस प्रकार का आवेश नहीं होता है। यही तो डिस्क्रीट है ना, क्वांटाइज डिस्क्रीट जो मैंने बताया था। तो ये विविक्त आवेश हैं। कैसे आवेश हैं? विविक्त। विविक्त का मतलब है डिस्क्रीट, इंग्लिश में बोलते हैं। डिस्क्रीट आवेश हैं, सभी मान नहीं लेता आवेश। किसी निकाय पर जो आवेश है, किसी निकाय पर आवेश सभी मान लेने में असमर्थ रहता है। यह केवल कुछ विविक्त आवेश ही ले सकता है। इसे ही आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। क्लियर है के बाद? तो निश्चित रूप से बच्चों ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 3, आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, अब हम मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। प्रॉपर्टी नंबर 4 कौन सी है बेटा? आवेशों का संरक्षण। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख लो, आवेशों का संरक्षण, है ना। आवेशों का संरक्षण क्या है? आवेशों का संरक्षण इसे बोलते हैं इंग्लिश में कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण ऑफ चार्ज। मतलब कि हमारी पूरी, संरक्षण का मतलब क्या है? हमारी पूरी पृथ्वी पर या किसी वस्तु में, किसी विलगित वस्तु में, विलगित का मतलब है तो आइसोलेटेड, किसी विलगित वस्तु में या किसी निकाय में जितना आवेश है वो ही रहेगा। आवेशों को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही आवेशों को हम खत्म कर सकते हैं, है ना। तो यही होता है आवेशों का संरक्षण। लिख लो, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेशों को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही आवेशों का संरक्षण का नियम कहलाता है। यही आवेशों का संरक्षण का नियम कहलाता है। क्लियर है क्या बात? ये तो हो गया आवेशों का नियम। नंबर 5 जो प्रॉपर्टी है वो लिख लो बेटा। क्या है कि आवेशों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, आवेशों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसे विद्युतदर्शी बोलते हैं। विद्युतदर्शी की सहायता से आवेश की मात्रा का, आवेश का पता लगाया, है ना, लगाया जाता है। आई बात समझ में? आवेश किसी निकाय पर कितना आवेश है वो किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे? विद्युतदर्शी की सहायता से। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, एक और प्रॉपर्टी लिखा देता हूं मैं कि यदि कोई वस्तु आवेशित है, इस प्रकार से मान लिया आपने इसे धनात्मक आवेश दे दिया, ठीक है, और ये कैसी है? चालक वस्तु है। कैसी वस्तु है? चालक वन। चालक वन का मतलब होता है कंडक्टर। चालक का क्या मतलब होता है बेटा? कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है जो चालक हो, जिसमें करंट फ्लो हो सके, जैसे कि तांबा, है ना, स्टील, लोहा, प्लास्टिक नहीं, ये तो आवेशित है, आवेशित चालक, आवेशित वस्तु है। और ये क्या है? आपकी अनावेशित वस्तु है। ये कैसा है? ये भी चालक है, लेकिन कैसी? चालक 2, है ना, ये बॉडी 2 लिख सकते हैं। और ये कैसी वस्तु है? अनावेशित वस्तु है। तो यदि आप इस चालक को जो कि आवेशित है, इस अनावेशित चालक से टच करेंगे, मान लेते हैं इस पे प्रारंभिक चार्ज कितना था? Q1 था। यदि आप इसे टच करेंगे, टच कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे, प्लस प्लस चार्ज था, तो क्या होगा? कुछ आवेश इधर की ओर ट्रांसफर होने लगेगा, इस पे ट्रांसफर होने लगेगा। और जो चालक पे आवेश रहता है वो उसकी सतह पर ही रहता है, अंदर मत बना देना इसमें, है ना। जैसे मैंने सतह पर चालक की सतह पर ही आवेश होता है, ये बात ध्यान रखना, अंदर मत बना देना। तो जब आप एक चालक को दूसरे चालक से टच करते हो, स्पर्श करते हो, तो कुछ आवेश इधर भी आ जाता है। और कैसी सिचुएशन बनेगी बेटा? देख लो इधर से। इसके बाद सिचुएशन कैसे बनेगी? जब आप टच कर दोगे तो कुछ आवेश तो इधर आ जाएगा और कुछ आवेश इधर भी आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो इसकी रेडियस यदि r1 मान लें और इसकी त्रिज्या
R1 और R2 मान लें तो कुछ चार्ज Q1 यहाँ आ जाता है, कुछ चार्ज Q2 यहाँ आ जाता है। अब हम इसे हटा देंगे, इस तरीके से हटा देंगे तो जो टोटल चार्ज Q था, टोटल चार्ज Q था वो डिवाइड हो जाएगा किसमें, इसमें, है ना। ये R1 वाली त्रिज्या वाला चालक था, ये R2 पहला चालक, दूसरा चालक। तो इसमें जो चार्ज होगा इसमें कितना चार्ज आ जाएगा बेटा, Q1, और इसमें चार्ज आ जाएगा Q2। जबकि अभी अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ा था, पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि टोटल जो चार्ज होता है वो संरक्षण रहता है, सॉरी चौथी प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने कि जो टोटल आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। इसका मतलब ये जो Q चार्ज है ये Q1 प्लस Q2 के बराबर ही होगा। दूसरी बात, इसका मतलब एक आवेशित वस्तु को दूसरी चालक वस्तु से स्पर्श करने पर चालक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरण हो जाता है, चालक आवेश का वितरण हो जाता है। कुछ चार्ज पहले चालक पे चला जाएगा, कुछ चार्ज दूसरे चालक पे चला जाएगा। यही प्रॉपर्टी होती है चालक की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, जो चालक की आवेश जो होता है चालक की सतह पर ही रहता है, चालक के अंदर कभी भी स्थिर अवस्था में आवेश नहीं रह सकता। क्लियर है क्या बात। तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टी थी किसकी, आवेश की, है ना। 5-6 प्रॉपर्टी हैं। इस तरीके से आप इन प्रॉपर्टीज का मतलब है आवेशों के गुण धर्म को आप समझ सकते हो, है ना। यदि आपको कोई फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये बात है, तो ये है बेटा आवेश और आवेशों के गुण धर्म। क्लियर है क्या बात। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम ये आवेश की तो बात कर ली हमने कि आवेश क्या होता है और आवेश के गुण धर्म क्या होते हैं, ठीक है। अब हम ये भी पता लगाते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार से किया जा सकता है। तो लिख लीजिए, है ना, आवेशन के तरीके, है ना, क्या लिखेंगे, आवेशन के मेथड, ऐसे लिख लो हिंदी में, है ना। मेथड ऑफ चार्जिंग बोलते हैं इसे, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग की आवेशन कितने तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है घर्षण वैद्युतिकी से आवेशन किया जा सकता है। इसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही सही टॉपिक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से सुनना, समझना कि घर्षण वैद्युतिकी सहायता से आप किसी वस्तु को आवेशित करना है ना, निकाय को आवेशित करना, ऐसे लिख सकते हो आप, निकाय को आवेशित करना, निकाय का आवेशन। कितने तरीके हैं, इसे निम्नलिखित तरीकों से, 3 तरीकों से आप आवेशित कर सकते हैं। पहला है घर्षण वैद्युतिकी। घर्षण वैद्युतिकी क्या होता है बेटा, सबसे पहले मैं बता दूं, घर्षण वैद्युतिकी जैसे आप अब छोटे बच्चे थे, क्लास में क्या करते थे, अपने बालों पे रगड़ करके और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाते थे, तो वो ही घर्षण वैद्युतिकी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। और घर्षण वैद्युतिकी का दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जब अंधेरे में आप अपने सिल्क वाले कपड़ों को या ऊनी कपड़ों को निकालते हो तो उसमें से लाइट सी उत्पन्न होती है कभी कभी अंधेरे वाले रूम में, कि लाइट आ गई। क्लियर है क्या, चिंगारियाँ से निकलती है हल्की हल्की सी, तो वो ही घर्षण वैद्युतिकी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, है ना। और लेकिन कैसे करते हैं, आप इसे लिख लीजिए, घर्षण वैद्युतिकी कैसे उत्पन्न करती है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनके बीच घर्षण वैद्युतिकी उत्पन्न हो जाती है, घर्षण वैद्युतिकी उत्पन्न हो जाती है है ना। तो कैसे, दो वस्तुओं को रगड़ने पर, आपस में रगड़ने पर उनके बीच घर्षण वैद्युतिकी उत्पन्न हो जाती है। कैसे, मैं उदाहरण लूँगा कैसे उत्पन्न हो जाती है कि जैसे कि मान लेते हैं, या आप ग्लास का रोड ले लो, है ना, एक ग्लास की छड़ है, ग्लास मतलब कांच की छड़ एक ले लो, और दूसरा आप ये सिल्क का कपड़ा ले लो, है ना। क्या है ये, सिल्क का कपड़ा। क्लियर है क्या बात। यदि आप एक ग्लास की रोड लोगे
और सिल्क का कपड़ा लोगे, सिल्क का कपड़ा लोगे, ग्लास की रोड को या प्लास्टिक की रोड को आप जब सिल्क के कपड़े से घर्षण वैद्युतिकी उत्पन्न करने की कोशिश करते हो, रगड़ते हो, तो क्या होता है कि जो कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ चले जाते हैं बेटा, वो सिल्क के कपड़े में चले जाते हैं, है ना। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और यहाँ पर एक धनात्मक आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? आयन। ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि मान लिया एक परमाणु है, तो परमाणु किससे बनकर के बना होता है? उसके नाभिक में धनावेशित आवेश होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करते रहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन या ये परमाणु बाहर से ऊर्जा पाता है, ऊर्जा कैसे पाएगा? जब आप इसे रगड़ दोगे तो जो रगड़ने वाली ऊर्जा है, घर्षण के दौरान जो उत्पन्न हुई है ऊर्जा, वो इस एटम को मिल जाती है, इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा होती है वो और तेजी से घूमने लगता है और वो नाभिकीय बल से टूट जाता है ना। जो इसका बाइंडिंग फोर्स होता है वो उससे छूट जाता है और वो छूट करके दूसरे पदार्थ पर चला जाता है। जैसे इसके केस में जब आप कांच की रोड को और सिल्क के कपड़ों को, जैसे मान लेते हैं ये कांच की रोड है और ये सिल्क का कपड़ा है, इसे रगड़ोगे तो इसके परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन टूट करके, क्योंकि उसे ऊर्जा मिल गई है घर्षण के कारण, यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से टूटेगा, पहले तो क्या था, ये न्यूट्रल था, अनावेशित था। जितना धनात्मक आवेश होता है परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है। लेकिन जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जिस ऑब्जेक्ट पर जाएगा, मान लिया इस परमाणु पर चला जाता है ना, तो इसमें इस परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। पहले कितने थे? 1 2 3 4 5, अब कितने हो गए? 6 हो गए। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये जो परमाणु है ये धनात्मक चार्ज हो जाता है, धनात्मक आवेशित, और ये ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? घनायन बन जाते हैं और यहाँ क्या बन जाते हैं? ऋणायन। क्या बन जाते हैं? घनायन। और यहाँ पे क्या बन जाते हैं बेटा? ऋणायन बन जाते हैं। क्लियर है क्या बात? इसी प्रकार से और परमाणुओं के साथ भी हो सकता है ये ऐसा। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टूट करके, कांच की छड़ से टूट करके सिल्क के कपड़े में चला जाता है। तो इस प्रकार से सिल्क के कपड़े में क्या हो जाती है? ऋणात्मक आवेश की अधिकता हो जाती है, ऋणात्मक आवेश की अधिकता हो जाती है ना। और यहाँ पर क्या हो जाता है? ऋणात्मक आवेश की कमी हो गई, या घनात्मक, ऐसे लिख देंगे, घनात्मक आवेश की अधिकता हो जाती है, आवेश की अधिकता हो जाती है। क्लियर है क्या बात? हो जाती है। दूसरी बात, इसलिए ये जो बॉडी है यानी कि सिल्क का कपड़ा है ये ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। कैसे? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और ये क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्लियर है क्या बात? पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए ऋणावेशित हो जाता है। क्या लिखेंगे इसे? ऋणावेशित, है ना। और ये कैसा हो जाता है बेटा? घनावेशित हो जाता है। क्लियर है क्या बात? घनावेशित हो जाता है। आगे बात समझ में? मैं एक एग्जांपल तो ये दे दिया कांच का छड़ का। दूसरी एग्जांपल मैं देता हूं आपको। दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि आप बिल्ली की खाल है ना, बिल्ली की खाल, है ना, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र, कोई भी ऊनी वस्त्र लोगे और बिल्ली की खाल लोगे, साथ में एक इबोनाइट की रोड लोगे। किसकी रोड? इबोनाइट की छड़। किसकी छड़? इबोनाइट। देख लेना हिंदी में कैसे लिखते हैं। तो बिल्ली की जो खाल है इस तरीके से ली आपने, या ऊनी वस्त्र लिया इस तरीके से, और आपने एक इबोनाइट की छड़ ले ली। इबोनाइट क्या होता है? इबोनाइट एक प्रकार का मटेरियल होता है, प्लास्टिक नहीं होता है। ये ही मटेरियल क्या है जो लेडीज़ के कंगन है उसमें मिलकर के बना होता है। तो जब आप इस ऊनी वस्त्र को या बिल्ली की खाल को, बिल्ली की खाल को, है ना, बिल्ली की खाल को और इबोनाइट छड़ को आपस में रगड़ते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण
वैद्युतिकी उत्पन्न कराने के लिए आपस में रगड़ते हो तो क्या होता है, अब की बार बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो टूट करके इबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं। यहाँ इसमें से एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इबोनाइट की छड़ में आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन टूट करके इसमें आ जाएगा। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन टूट करके आ जाएगा तो ये जो बिल्ली की खाल है या ऊनी वस्त्र है ये इसमें घनायन बन जाएंगे। घनायन बन जाते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि ये जो छड़ है ये ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा? ऋणावेशित। और ये कैसे हो जाएगी बेटा? घनावेशित। आ गई बात समझ में? ये ऋणावेशित हो जाती है, घनावेशित हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अधिकता में हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अधिकता में हो जाते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है ना। इसी प्रकार से इसमें भी आप लिख सकते थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो एक घनावेशित हो गई, ये ऋणावेशित हो गई। हमारा पर्पस पूरा हो गया। हमारा पर्पस क्या था? निकाय का आवेशन कैसे करें या वस्तुओं को आवेशित कैसे करें। तो पहला पॉइंट था इसमें कि आप आवेशित करने का तरीका अपनाएंगे कि घर्षण वैद्युतिकी से उत्पन्न कर सकते हैं। किन्हीं भी दो बॉडी को लेंगे, जैसे मान लिया ये एक पदार्थ है और एक ये पदार्थ है। यदि आपको इसमें आवेशन करना है तो आप क्या करेंगे? इसे रगड़ लेंगे ऐसे करके। जब आप इसे रगड़ लेंगे तो एक के इलेक्ट्रॉन, एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ के इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाते हैं। बच्चों को इसमें ये समस्या आ सकती है। जब आप ज़्यादा पढ़ोगे मेहनत करके तो आप क्वेश्चन ये पूछोगे कि सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि छड़ से इलेक्ट्रॉन इस सिल्क के कपड़े में ही जाएंगे। इस सिल्क के कपड़े में से छड़ में भी तो इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, जैसे कि बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन इबोनाइट की छड़ में जाते हैं। तो कारण क्या है कि इबोनाइट के इलेक्ट्रॉन रगड़ने पर बिल्ली की खाल में नहीं गए। तो इसका मैं आपको सही आंसर दे देता हूं क्या, कि इलेक्ट्रॉन किस बॉडी से किस बॉडी में जाएंगे, ये किस पदार्थ से किस पदार्थ में जाएंगे, ये निर्भर करता है पदार्थ के गुणों पर। ये पदार्थ की खुद की प्रॉपर्टी है। जिसके इलेक्ट्रॉन कमजोर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है जब सिल्क के कपड़े देखें, जब बिल्ली की खाल और इबोनाइट या सिल्क के कपड़े और ग्लास की छड़, कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो ऊर्जा दोनों पदार्थों के अणुओं के इलेक्ट्रॉन को, दोनों पदार्थ के अणुओं को इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन कमजोर तरीके से नाभिकीय बल से बंधित होता है, जिस पर नाभिक का बल कमजोर होता है, वो टूट जाता है। तो इसका मतलब ये तो किस पे डिपेंड करेगा? जिसका नाभिकीय बल ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के प्रति, वो तो उसे पकड़े रहेगा। जिसका कमजोर है वो टूट जाएगा। इसका मतलब इस केस में कांच के अणुओं का इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय बल कम था एज कंपेयर टू, इसकी तुलना में, किसकी तुलना में? सिल्क के अणु की तुलना में। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन, कांच के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टूट करके आ गए, है ना। इसी प्रकार से यदि आप बिल्ली के खाल के अणुओं को कंसीडर करोगे तो बिल्ली के खाल के अणुओं का उनके इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय बल इबोनाइट की छड़ के अणुओं की तुलना में कम था, इसलिए इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ से यहाँ पर आ गए, है ना, खाल से यहाँ और ऋणावेशित हो गई। तो निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, वो निर्भर करता है पदार्थ की प्रॉपर्टी पे। जैसे हम ले लें, दो बच्चे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बच्चा है, एक कमज़ोर बच्चा है। यदि मैं उस पेन को बीच में दे दूँ कि कौन खींचेगा, तो कौन, किसके पास जाएगा ये पेन? उसके पास जाएगा जो अधिक ताकतवर होगा। तो यही रूल यहाँ पर आपको लागू करना है। इसका मतलब ये दोनों एग्जाम्पल तो आपको बोर्ड में ज़रूर पूछे जाएंगे और आपको लिखने भी होते हैं। थ्योरेटिकली मैंने आपको समझा दिया, इसके डायग्राम अच्छे से बना करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी सीरीज़ होती है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसे हम नीट या जेईई मेंस में पढ़ाते हैं कि सीरीज़ कैसे होती है। उस सीरीज़ में है ना, आप नीट या जेईई मेंस का लेक्चर उसके लिए देख सकते हो, ठीक है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे हम, आवेशों का, निकाय का आवेशन किस प्रकार से किया जाता है। पहला जो मेथड था वो था घर्षण वैद्युतिकी के द्वारा, ठीक है। अब हमारा तीसरा पार्ट है। तो दूसरा तरीका है मेथड ऑफ चार्जिंग में, दूसरा मेथड जो है वो क्या है कि एक तो होता है कंडक्शन और होता है इंडक्शन, है ना। इंडक्शन प्रेरण
और कंडक्शन होता है चालन विधि द्वारा, है ना, चालन विधि द्वारा। कंडक्शन इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्शन, है ना। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन का एग्जाम्पल तो वैसे मैंने आप लोगों को दे दिया था कि कंडक्शन से किस प्रकार से करेंगे। कंडक्शन विधि में हम जो है बॉडी को डायरेक्टली आवेशित कर देते हैं। किस प्रकार से आवेशित कर देते हैं कि एक बॉडी को, जैसे मान लिया न्यूट्रल बॉडी है ना, ये अनावेशित बॉडी है और ये आवेशित बॉडी है। आगे बात समझ में, ये वाला एग्जाम्पल नहीं बनाते। जैसे मान लिया कि आपने ध्यान से देखो, बिल्ली की खाल से इबोनाइट छड़ को रगड़ा, तो इबोनाइट छड़ की रोड क्या हो गई बेटा, इबोनाइट छड़ की रोड हो गई ऋणात्मक आवेशित हो गई। क्लियर है बात। अब ये चालक है, आगे बात समझ में, अब ये चालक है तो ये कैसे है, अनावेशित है। पहला कैसे, क्या है, अनावेशित। आगे क्या बात समझ में, इस प्रकार से आ गई। यदि ये अनावेशित है तो ये देखो, यदि अनावेशित है, यदि आप इस रोड को इससे टच करेंगे, टच कैसे करेंगे, इस तरीके से आप टच करेंगे, तो क्या होगा, जब आप टच करोगे तो आवेश क्या है, इधर ट्रांसफर होने लगते हैं। आगे बात समझ में, कैसे ट्रांसफर होने लगते हैं, ऐसे करके ट्रांसफर होने लगेंगे। तो थोड़ी देर बाद सिचुएशन क्या बनेगी कि कुछ आवेश तो यहाँ पर रह जाएगा और बाकी का कुछ आवेश इसकी सतह पर आ जाएगा। जब आप इस रोड को हटा लोगे, जब आप इस रोड को हटा लोगे तो परिस्थिति किस प्रकार से बनेगी, ये तो रोड हो जाएगी जिसमें ऋणावेशित रहेगा और कुछ आवेश यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो इसे क्या कहते हैं, तो बॉडी क्या हो गई बेटा, बॉडी, ये वाला जो वस्तु थी, निकाय था, ये भी क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। इसे ही क्या बोलते हैं, चालन विधि बोलते हैं, है ना। तो आप लिख लीजिए, किसी चालक, किसी अनावेशित वस्तु को, किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु से, किसी आवेशित वस्तु से सीधे संपर्क में लाने पर उसे आवेशित कर दिया जाता है। सीधे संपर्क में लाने पर, सीधे संपर्क में लाने पर उसे आवेशित कर दिया जाता है। इस विधि को चालन या कंडक्शन बोलते हैं, इस विधि को चालन विधि बोलते हैं। तो ये हो गया बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग, दूसरा नंबर का मेथड ऑफ चार्जिंग। क्लियर है क्या बात। अब मैं आपको तीसरा बता देता हूं। तीसरा है आपकी प्रेरण के द्वारा, है ना, चालन के द्वारा। तीसरा है आपका प्रेरण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा। और प्रेरण को क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्शन। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेरण के द्वारा हम चार्जिंग आवेशन कैसे करते हैं, है ना। ध्यान से देखो कि मान लेते हैं ये हमारा एक इंसुलेटर स्टैंड है, अचालक स्टैंड, अचालक स्टैंड ऐसे करके, और इस पे एक चालक गोला रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है बेटा, चालक गोला। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक चालक गोला है और ये क्या है, अनावेशित है। ध्यान से समझते जाना सारे चित्रों को, ये अनावेशित है। अब जैसे इबोनाइट की रोड थी, माइनस भी हो सकती है, या पहले एग्जाम्पल हमने जो कांच और सिल्क का एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें कांच की रोड क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। उस कांच की रोड को भी ले सकते हो आप, और आप इस ऋणात्मक इबोनाइट की रोड को भी ले सकते हो। तो ये कैसा आवेशित है, ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक आवेशित है। तो आप क्या करोगे, जब आपको इससे टच, संपर्क में नहीं लाना है, टच नहीं कराना है जैसे पहले में किया था। तो जब आप इसे, ये तो हो गया न्यूट्रल, ये तो हो गया अचालक स्टेट है, अचालक, अचालक, अचालक। आपको क्या लाना है, आपको इसके पास में लाना है। क्या लाएंगे हम, इसे पास में लाएंगे, लेकिन संपर्क में नहीं लाएंगे। संपर्क में लाएंगे तो वो तो कंडक्शन हो जाएगा, जैसे हमने पहले किया था कंडक्शन में। तो जब आप इसमें ऋणात्मक आवेश लाते हो तो पहले तो ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसके जो जितने इसके अणु के नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है उतना ही धनात्मक चार्ज है, जितने ही अणु के नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव आवेश तो होता है, इसमें पॉजिटिव भी होता है लेकिन ऋणात्मक भी होता है, लेकिन टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, जीरो होते हैं, इसलिए न्यूट्रल हो जाता है। जब आप इसके बीच में क्या लाओगे, इसके बीच, इसके पास में एक चार्ज ये लाओगे, रोड लाओगे ऋणात्मक चार्ज में, तो क्या होता है, ऋणात्मक और ऋणात्मक ये जब जैसे पास में लाओगे
तो ये ऋणात्मक आवेश के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। ये प्रॉपर्टी बेटा मैं लिखाना भूल गया आपको, अभी मैं आपको बता देता हूँ, है ना, एकदम से याद आ गई मेरे को। जब आप ऋणात्मक लाओगे तो प्लस प्लस तो आयन होते हैं, प्लस प्लस क्या होते हैं, आयन होते हैं। आयन मतलब परमाणु। पदार्थ में जो परमाणु होते हैं वो अपनी स्थिति से नहीं हट सकते, है ना। पदार्थ के परमाणु जो होते हैं, वो परमाणु के जो नाभिक होते हैं वो फिक्स होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही इधर उधर गति कर सकते हैं। तो आयन के जो परमाणु के जो नाभिक हैं वो तो फिक्स हैं, लेकिन ऋणात्मक के बीच जो प्रतिकर्षण हुआ है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर की साइड में आ जाते हैं, ऐसे करके, है ना। जैसा आप चित्र में भी देख सकते हो, इस तरीके से आ जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो गया, इधर की ओर ऋणात्मक हो जाता है, इधर की ओर थोड़ा सा धनात्मक बन जाता है। किस प्रकार से, यहाँ पे लगभग धनात्मक सा हो जाएगा और यहाँ पे ऋणात्मक सा हो जाएगा। अब इसमें पास लाए, कैसे लाए हम इसे, पास लाए। लेकिन अब यदि हम इसे हटा ले, यदि इसे हटा ले, है ना, किसे, इस इबोनाइट की रूट तो हटा ले, यानी दूर ले जाए, तो ऋणात्मक चार्ज तो ये है। तो ध्यान से देखो, ये फिर से वैसा ही बन जाता है जैसे पहला था, यानी कि इसमें अभी आवेशित नहीं हुआ है। ये आवेशित क्यों नहीं हुआ है कि इसमें जितना प्लस क्यू चार्ज था उतना ही माइनस क्यू चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है, टोटल आवेश, कुल आवेश कितना है बेटा, कुल आवेश तो अभी भी 0 ही है। तो ये अगर जो इसे दूर ले जाएंगे, पहले पास लाए फिर दूर ले गए, है ना, दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, फिर से वो अपनी स्थिति में आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में। तो आप क्या करेंगे, ये तो स्टैंड है इस तरीके से, है ना, ये तो स्टैंड है। आप क्या करेंगे कि जब आप इसे पास लेकर के आए हो, जब आप इसे कैसे लेकर के आए हो, छड़ है ना, ऋणात्मक छड़ है, जब आप इसे पास लेकर के आए हो तो ये, तो इसमें तो यहाँ पे धनात्मक हो जाता है और यहाँ पे ऋणात्मक आवेश आ जाता है। आप क्या करोगे, इस यदि चालक को ग्राउंड कर दें, ग्राउंड का मतलब है इसे यदि अर्थ कर दें, तो क्या होगा, जो इस साइड के इलेक्ट्रॉन है वो इधर चले जाएंगे। किधर चले जाएंगे, पृथ्वी पे चले जाएंगे। तो बच्चे सिचुएशन किस प्रकार से बनेगी, सिचुएशन इस प्रकार से बनेगी, अभी भी ये रोड इसके पास में ही है ना, अभी भी रोड इसके पास में ही है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए बेटा, ग्राउंड में चले गए, अर्थ में चले गए। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके। अब ये तो अभी भी इसके पास में ही है, अब इसे क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे। जब आप इसे दूर ले जाओगे तो ये तो ऋणात्मक रोड यहाँ पे बन जाएगी इस तरीके से, है ना, ऋणात्मक रोड इस तरीके से बन जाएगी, और इस पे जो धनात्मक चार्ज था वो कैसे आ जाएगा, इसकी सतह पर आ जाएगा। तो कैसे हो गया बेटा, ये कैसा हो गया, ये घनावेशित हो गया, नहीं हो गया घनावेशित। क्लियर है क्या बात। ग्राउंड हटाने के बाद इसे ग्राउंड, अब इसे हटा देंगे, ग्राउंड को भी हटा देंगे और इसे क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आवेशित हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा, प्रेरण के द्वारा भी आप इसे आवेशित कर सकते हो। तो दिस इज द मेथड विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन चार्ज ए बॉडी। एक तरीका है, तीसरा तरीका प्रेरण के द्वारा आवेशित करने का तरीका है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, है ना। मैंने कोशिश की है समझाने की, 3 प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आवेशित कर सकते हो। ठीक है, ये है। अब मेरी एक जो प्रॉपर्टी रह गई थी बेटा, उसे लिख लो। जो प्रॉपर्टी रह गई थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, उसमें थोड़ा भूल गया अपन, है ना। प्रॉपर्टी क्या रह गई थी बेटा, कि गुणधर्म रह गया था, उसे लिख लो। हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में थोड़ी सी समस्या होगी शुरू में, लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का भी अच्छे खासा टॉपर रहा हूँ, है ना। 2002 में जब मैंने क्लास 12 पास की थी तो उसमें मेरे 88 मार्क्स थे फिजिक्स में। क्लियर है क्या बात। तो फिजिक्स तो अपन को रटी हुई थी, भौतिक विज्ञान, है ना, और उसमें 11th और 12th के दोनों ही बुक एक साथ आती थी, है ना, ऐसी केमिस्ट्री में और मैथ्स में भी। तो अपने को थोड़ी सी समस्या हो सकती है पहले लेक्चर में, बाद में हम इसे इम्प्रूवमेंट करेंगे और परफेक्ट आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है। तो बेटा एक गुणधर्म रह गया था, है ना, आवेश का गुणधर्म, उसमें जाके लिख लो आवेश का के गुणधर्म में कि जो समान प्रकार के आवेश हैं, समान, है ना, 7th में लिख लेना, समान प्रकार के आवेश जिसे हम
सजातीय आवेश भी बोलते हैं, सजातीय आवेश भी बोलते हैं। समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। तथा असमान प्रकार के, असमान है ना, असमान या कैसे लिख दें? विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय आवेशों के बीच तथा असमान आवेशों के मध्य क्या होगा बेटा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा, आकर्षण होता है। क्लियर है क्या बात? इस तरीके से आप लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपके पास प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है ऐसे करके, है ना, तो इनके बीच जो होता है इन पे प्रतिकर्षण बल लगता है, ऐसे प्रतिकर्षित करते हैं। यदि माइनस क्यू है और ये भी माइनस क्यू है तो समान ही तो है, ये भी सजातीय है, प्लस प्लस है, ये भी माइनस माइनस है, तो इसके बीच में भी क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। दूसरा, लेकिन यदि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश आ जाते हैं तो इनके बीच क्या लगेगा बेटा? आकर्षण लगेगा। तो इसमें क्या लगता है बेटा? प्रतिकर्षण लगता है। प्रतिकर्षण क्यों लगेगा? क्योंकि ये सजातीय प्रकार के आवेश हैं, जबकि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच क्या लगता है बेटा? आकर्षण प्रकार का बल लगता है या आकर्षण होता है। तो ये क्या थी? आपकी 7वीं प्रॉपर्टी थी। इसे वैसे तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा नंबरिंग चेंज कर लेना, है ना, दूसरी या तीसरी में आप इसे दूसरी प्रॉपर्टी में आप डाल लेना, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी में डाल लेना, ठीक है। तो ये बात है, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो। आ गई बात समझ में? तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट कर। एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो आवेश है, आवेश का मात्रक, ये पूछा जाता है बोर्ड में और बहुत बार पूछा जाता है और इसमें याद करना काफ़ी टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आवेश के 2 प्रकार के मात्रक हो सकते हैं। एसआई यूनिट जो हो सकती है, उसमें सीजीएस, एक तो एमकेएस यूनिट होती है ना, जो एसआई यूनिट होती है, एक मिनट रुक जाओ। एसआई पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो कूलम होता है ना, कूलम होता है, और हिंदी में इसे कूलाम भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कूलाम। आगे बात समझिए। और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है वो 2 टाइप के मात्रक हो सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो सकती है बेटा, और एक वैद्युत चुंबकीय इकाई हो सकती है। स्थिर वैद्युतिकी इकाई, स्थिर वैद्युतिकी इकाई हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? वैद्युत चुंबकीय इकाई हो सकती है, वैद्युत चुंबकीय इकाई हो सकती है ना। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ इसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक यूनिट इसे हम बोलते हैं, है ना। ESU बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ESU, और इसे क्या बोलते हैं? EMU भी बोलते हैं। सीजीएस यूनिट में 2 प्रकार की यूनिट होती है ना। तो सबसे पहले हम ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, ESU में और कूलम में संबंध लिखाते हैं, है ना। तो संबंध क्या होते हैं? 1 कूलम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। आपके बोर्ड के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि 1 कूलम में कितने ESU होते हैं। तो 1 कूलम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। इसी प्रकार से जो 1 कूलम में 1 × 10⁻⁻1 EMU भी होते हैं। ये है कूलम और ESU में संबंध। यह कूलम और EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, वैद्युत चुंबकीय इकाई में संबंध। वो कभी कभी पूछता है कि ESU तथा EMU में संबंध कितना है। EMU में संबंध कैसे निकालेंगे बताओ? कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU और 1 कूलम ही इसके बराबर है। इसका मतलब 3 × 1 कूलम बराबर 1 कूलम, 3 × 10⁹ ESU बराबर 10⁻⁻1 EMU, है ना। तो ध्यान से देखो, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इधर आ जाएगा ये 3 × 10⁹ ESU बटे 10 बराबर 1 EMU, यानी कि इधर से देखो कितना आ गया, ये यहाँ पे आ जाता है 1 EMU बराबर 1 मिनट 10⁻⁻1 आएगा ये 3 × 10⁻10
ESU, ये भी आपको संबंध याद रखना है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी आवेश की यूनिट होती है, जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो लिख देता हूँ मैं, है ना। सबसे बड़ी जो यूनिट होगी, सबसे बड़ी यूनिट, बड़ी इकाई जो होती है आवेश की, सबसे बड़ी इकाई जो आवेश की होती है वो क्या होती है, फैराड होती है ना। क्या होती है, फैराड होती है, फैराडे होती है। क्या होती है, फैराडे। तो एक कूलम में 96500 फैराडे होता है ना, फैराडे आवेश होता है। क्लियर है क्या? एक कूलम में कितना, 96500 कूलम। गलत लिख दिया हमने कि क्या, एक फैराडे में, एक फैराड में, है ना, फैराडे, एक एफ, फैराडे, फैराड नहीं बोलते, एक फैराडे बोलते हैं। एक फैराडे में 96500 कूलम आवेश होता है। बेटा याद रखना, अपने को तो याद रहता नहीं है ये, है ना, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। क्लियर है क्या बात? अब मैं आपको कुछ, ये तो हो गया यूनिट की, यूनिट कैसी हो सकती है, SI यूनिट जो होती है बेटा उसकी कूलम होती है, C से रिप्रेजेंट करते हैं। CGS यूनिट दो प्रकार की हो सकती है, स्थिर वैद्युतिक इकाई और चुंबकीय वैद्युत इकाई, है ना, वैद्युत चुंबकीय इकाई। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं, और इसे ESU या EMU भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो संबंध होता है किसमें, कूलम में और ESU में जो संबंध है वो एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, एक कूलम बराबर 10⁻⁻1 EMU के बराबर होता है। यदि आप ESU में संबंध लाएंगे तो एक कूलम इसके बराबर, एक कूलम इसके बराबर, तो दोनों को क्या रख देंगे आप, बराबर रख देंगे, तो 10⁻⁻1 नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा तो 3 × 10⁻10, यानी एक EMU में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक वैद्युत चुंबकीय इकाई में 3 × 10⁻10 ESU वैद्युत, स्थिर वैद्युतिक इकाई होती है CGS में। सबसे बड़ी इकाई जो होती है इसकी फैराडे होती है, और एक फैराडे में 96500 कूलम आवेश होता है। तो इसे बेटा ये सब याद रखने की चीज़ें हैं, आप भी इसे याद रखिए, मेरे को भी धीरे धीरे याद हो जाएंगी, है ना। नीट में और JEE मेंस में तो इसका बहुत बड़ा उपयोग नहीं है, लेकिन बोर्ड में तो बेटा आपसे पूछी ही जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप डेफिनेटली पढ़िएगा, ठीक तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये तो अभी हमने केवल और केवल आवेश के बारे में बताया आपको। अब हम धीरे धीरे अपना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। तो उसमें जो पहला कदम होगा हमारा वो होगा कूलाम का नियम, है ना। तो हेडिंग डालिए आप, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है ना, कूलाम का नियम क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कूलाम का नियम है ये बिंदु आवेशों के लिए वैलिड है, बिंदु आवेशों के लिए वैलिड होता है ना। तो इसके परिभाषा क्या लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं कि दो आवेश हैं Q1 और Q2 और वो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये आवेश सजाते भी हो सकते हैं, विजाते भी हो सकते हैं, तो इनके बीच आकर्षण भी बल लग सकता है या प्रतिकर्षण भी बल लग सकता है। लेकिन जो कूलम का नियम है वो इनके परिणामों को भी देता है और वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, जो इनके बीच बल लगता है वो इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप लिख लीजिए, कूलाम के नियम अनुसार, लिखो बेटा, कूलाम के नियम अनुसार बिंदुवत व स्थिर आवेशों के बीच, बिंदुवत व स्थिर आवेशों के बीच, स्थिर होना आवश्यक है बेटा, बिंदुवत व कूलाम के नियम के अनुसार बिंदुवत और स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकार का बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकार का बल का परिमाण, बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आ गई बात समझ में? अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2/R²। यदि आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे
तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा करके क्या मिलेगा आपको, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मिलता है, और k जो होता है बेटा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। 9 × 10⁹ होता है। k का ये तो हो गया कूलम का नियम का परिणाम, इसे याद रखना है। k क्या होगा, नियतांक होगा, ये क्या होगा बेटा, नियतांक, और इस नियतांक में ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है उसकी वैल्यू होता है 9 × 10⁹। अब यदि हम k की बात करें तो k की जो यूनिट होगी, यूनिट मतलब इकाई जो होगी वो क्या होगी, f न्यूटन है, ये k है, ये कूलम है, ये कूलम है, और ये मीटर स्क्वायर है। तो जो k की यूनिट होगी है ना, k की इकाई कितनी होगी बता सकते हो बेटा, k की इकाई, k की इकाई जो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो k का जो मान होता है वो 9 × 10⁹ होता है, और जो बेटा इसकी इकाई होगी, इकाई हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी इकाई हो जाती है। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसे क्या बोलते हैं, ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। आगे बात समझ में, इसका जो मान निकालेंगे इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन बोलते हैं। और ये जो नोड लगा हुआ है इसे नोड बोलते हैं, ये जो गोला लगा हुआ है जीरो को नोड बोलते हैं। आने वाले टाइम में जैसे ये वी नोड लिखा हुआ है, इसे जीरो को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, वी नोड। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। अब इसका देखो मान कैसे निकालेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ था हमारा। तो एप्सिलॉन नॉट कितना जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो 1/4 पाई × 10⁹ आ जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 चौक 36 पाई × 10⁻⁹। थोड़ा सा कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं आप या अपने हाथों से भी, तो 8.85 × 10⁻12 आ जाता है। दूसरी बात, इसका जो मात्रक होगा एप्सिलॉन नॉट का वो क्या होगा, k। 4 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट और k के मात्रक क्या है, व्युत्क्रम है एक दूसरे के। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होगा कूलम स्क्वायर, उल्टा कर देंगे, और न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो जो एप्सिलॉन नॉट है यानी निर्वात की वैद्युतशीलता, उसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कूलम का नियम है। अब इसके बाद में एक पॉइंट लिख लेना कि जैसे ये है बिंदु A है, इसे B बना लेना। मैंने क्या लिखाया था आपको परिभाषा में, जो लिखाया था कि कूलम के नियम अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकार के बल का परिमाण दोनों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये परिमाण आ जाता है। लेकिन बल तो कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि है, तो इसकी जो दिशा होगी है ना, या तो कैसे होगा, या तो ये प्रतिकर्षण प्रकार का होगा या ये आकर्षण प्रकार का होगा। तो इस यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लो, इस बल की दिशा A तथा B, या ऐसे लिख लो, इस बल की दिशा आवेश Q1 और Q2 को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में होगा। ऐसे नहीं होगा कि इधर बल लग रहा है ना, ऐसे नहीं होगा कि इस पे इधर बल लग रहा है। क्या बल लगेगा, या तो इधर लगेगा, या इधर लगेगा, इधर लगेगा, या इधर लगेगा, यानी कि इस बल की दिशा Q1 तथा Q2 को मिलाने वाली रेखा की दिशा के अनुदिश ही लगेगा। तो ये इसकी दिशा हो गई, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, उसके लिए आपको उसके मैग्नीट्यूड के साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात, ठीक है। अच्छा, अब ये एक बात है, अब हम एप्सिलॉन नॉट के इसमें जो रह जाती है इसके यूनिट और वो डायमेंशन फॉर्मूला और रह जाता है, वो मैं आपको और बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे लिख लेना, इसके बाद में थोड़ी सी जगह छोड़ी होगी तो बेटा इसके बाद में लिख लेना एप्सिलॉन नॉट की विमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, ध्यान से देखो कि जो F है वो k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है, और k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जो फोर्स है वो बल है, और बल की यूनिट जो डायमेंशन विमा होती है mlt-2 होती है। 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और यहाँ पे कूलम Q = I × T से, है ना। तो Q जो होगा उसकी होगी I, और समय की कितनी होती है T, है ना।
तो कितनी हो जाएगी बेटा, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, कि जो आई को लिखते हैं वो एम्पियर लिखते हैं, एम्पियर, एम्पियर हो जाएगी, और टाइम को क्या लिखेंगे, टी। तो क्यू की डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, 80, तो यानी इसका भी 80 और इसका भी बेटा 80, डिवाइडेड में मीटर है, डिस्टेंस है, तो ये एल स्क्वायर आ जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो होगा वो ए स्क्वायर टी स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे एल स्क्वायर है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी एम एल टी माइनस 2 हो जाएगी। तो थोड़ा सा सही कर लो, कैलकुलेट करोगे तो m माइनस 1 और l की पावर -3 और t की पावर 4, t की पावर 4 और a की पावर 2, m माइनस 1 l माइनस 3 t की पावर 4 a की पावर 2, ये इसकी विमा आ जाती है। बोर्ड के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की वैद्युतशीलता की आप विमा लिखिए। तो आपको विमा कितना लिखना है, m माइनस 1 l की पावर -3 t की पावर 4 a स्क्वायर भी हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब हम इससे एक डिस्कशन, इससे एक हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो आती है कि एक कूलाम की परिभाषा क्या होगी, है ना। हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, एक कूलाम की परिभाषा कितनी होगी, एक कूलाम की परिभाषा बता देता हूँ मैं कैसे, कि F इज इक्वल टू के, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आ गई बात समझ में। तो यदि दो आवेशों को 1 मीटर दूरी पर रख दें, 1 मीटर दूरी पर रख दें, तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल मान लेते हैं दोनों समान समान है, प्लस Q है और ये भी प्लस Q है ना, Q1 है प्लस Q1 है और प्लस Q2 है। यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम यदि आप लिख दें, है ना, और R भी 1 लिख दिया, तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स जो होगा वो ध्यान से देखो, फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू कितनी लिखी थी, 9 × 10 की पावर 9, Q1 Q2 1 × 1, R भी कितना 1, तो फोर्स लग गया 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। इसका मतलब यदि दो आवेशों को निर्वात में 1 मीटर दूरी रखने पर उनके बीच का बल 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन लगे, तो उन आवेशों का मान 1 कूलम होता है। तो इस तरीके से आप लिख लो पूरी परिभाषा। 1 कूलम वह आवेश है, लिख लो बेटा, 1 कूलम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, जो निर्वात में कहाँ पे रखा है ये, निर्वात में, जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन का बल के परिमाण का बल उत्पन्न करे। तो यही क्या कहलाता है बेटा, 1 कूलम कहलाता है। 1 कूलम क्या होगा, 1 कूलम वह आवेश है जिन्हें निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके बीच बल का परिमाण 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन लगे। तो यही क्या कहलाता है, 1 कूलम की परिभाषा कहलाती है। आगे बात समझ में। अब देखिए, तो कूलम का नियम था, दो आवेशों के मध्य बल था, लेकिन यदि रिंग डाल लो, माध्यम में दो आवेशों के बीच बल, है ना, वैद्युत स्थितिक बल, दो आवेशों के बीच वैद्युत स्थितिक बल कैसे लगता है, माध्यम है, माध्यम जैसे मान लिया कि कुछ गैस रख दी या कुछ पदार्थ रख दिया, ये माध्यम है ना, और माध्यम में ऐसे Q1 है और ये क्या है बेटा, Q2 है, दोनों के बीच की दूरी कितनी, R है। तो माध्यम का एक नियतांक होता है जिसे हम ER बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट R, एप्सिलॉन R बोलते हैं, और ये क्या होता है ER, इसे हम K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, माध्यम का पैरावैद्युतांक। क्या होता है, माध्यम का पैरावैद्युतांक, वैद्युतांक। क्लियर है कि बात। यदि एक ऐसे माध्यम में आपने दो आवेशों को रख दिया है जिसका पैरावैद्युतांक ER है और K है, जैसे वाटर के लिए, जल के लिए ये जो होता है 81 होता है, या 80 भी लिख देते हैं कभी कभी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है इसमें, तो उनके बीच का जो बल है, उनके बीच का बल कम हो जाता है ना। यदि आप लिख लीजिए, यदि दो आवेशों को समान दूरी पर, समान आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए,
तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत स्थितिकी बल का मान कम हो जाता है। वैद्युत स्थितिकी बल का मान कम हो जाता है। आगे बात समझ में? वैद्युत स्थितिकी बल का मान कम हो जाता है। कितना टाइम हो गया देखो, 1 घंटा 9 मिनट, कोई बात नहीं। वैद्युत स्थितिकी बल का मान कम हो जाता है और कितना हो जाएगा बेटा? एफ डैश जो हो जाएगा, या हम इसे मीडियम में लिख लें। मीडियम का मतलब है माध्यम, माध्यम का मतलब क्या है? मीडियम। और मीडियम में बल जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये जो बल होता था ये किस में होता था? निर्वात में होता था। अब हम क्या करेंगे, ये जो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER से और डिवाइड कर देंगे, तो ये जो बल है ये क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? ER से डिवाइड कर देंगे। ये जो बल था, अगर जो इन्हें हमने कहाँ पे रखा था? निर्वात में रखा था, Q1 Q2 से R डिस्टेंस पे, तो इनके बीच जो बल लगता, इसे यहाँ से हटा देते हैं। आप यहाँ पे लिखो, है ना, ऐसे करके, कि यदि आपने इन्हें Q1 Q2 को निर्वात में रखा होता और R दूरी पर रखा होता, तो इनके बीच जो बल लगता वो कितना लगता? K Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर लगता। लेकिन अब कितना लग रहा है? FM। इसलिए FM को ध्यान से देखो, क्या लिख सकते हैं हम? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डिवाइडेड बाय ER हम लिख सकते हैं। तो यानी कि जो माध्यम में FM का मतलब है मीडियम में जो बल है वो निर्वात में बल का ER गुना कम हो जाता है। आगे बात समझ में? ये बात है। तो इसी के हिसाब से आप जो माध्यम का पैरावैद्युतांक है और या माध्यम का पैरावैद्युतांक है, या इसे क्या बोलते हैं? सापेक्ष वैद्युतशीलता भी बोलते हैं। तो आप लिख लीजिए ER की परिभाषा। ER, ये ER है। ER मतलब ऐसा, ये नहीं है ना? कौन सा सही है? छोटा e और फिर R, है ना? यहाँ पे लिख लीजिए माध्यम के पैरावैद्युतांक या सापेक्ष, क्या बोलते हैं इसे? सापेक्ष वैद्युतशीलता। सापेक्ष वैद्युतशीलता क्या होती है? ध्यान से देखो, ER बराबर F/FM। एक तो परिभाषा ये है कि किन्हीं दो आवेशों को निर्वात में रखने पर लगने वाला बल तथा उन्हीं समान आवेशों को समान दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? माध्यम की पैरावैद्युतशीलता, माध्यम का पैरावैद्युतांक या सापेक्ष वैद्युत रिलेटिव है ना, ये रेशो है। क्या है? रेशो मतलब अनुपात। रेशो का मतलब अनुपात, है ना? तो क्या होगी बेटा पैरावैद्युतांक की परिभाषा? किन्हीं दो आवेशों को, लिख लो, किन्हीं दो आवेशों को निर्वात में रखने पर, किसी दूरी पर निर्वात में रखने पर लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में समान दूरी पर रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का पैरावैद्युतांक या सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या बोलते हैं? सापेक्ष वैद्युतशीलता बोलते हैं। और दूसरी परिभाषा क्या होती है इसकी? देखो, दूसरी परिभाषा किस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ER है वो है F क्या था? 1/F/FM लिखा ना हमने, तो F क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना? इसे क्या लिख लेते हैं हम? E लिख लेते हैं, है ना? और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो देखो ER जो होगा सब कट जाएगा और E अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो जो E होता है, और ये E मीडियम लिख दो आप इसे, ये तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, और EM क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता। तो जो माध्यम की वैद्युतशीलता है वो किसके इक्वल होती है? एप्सिलॉन नॉट को, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता को रिलेटिव सापेक्ष वैद्युतशीलता, इसे क्या बोलते हैं? सापेक्ष वैद्युतशीलता
वैद्युतशीलता ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सापेक्ष वैद्युतशीलता। और इसे कभी कभी के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? के भी बोल देंगे। क्लियर है क्या बात? आगे बात समझ में। तो जो माध्यम की वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता वो किसके इक्वल होती है? ई नोट। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता मल्टीप्लाई बाई ई आर क्या है? सापेक्ष, आपेक्षित बोलते हैं, सापेक्ष नहीं, इनटू आपेक्षित वैद्युतशीलता, आपेक्षित वैद्युतशीलता ही हम इसे बोलते हैं। आगे क्या बात समझ में। तो इस प्रकार से हमारा ई आर का भी काम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और रह गया है ना, काफ़ी रह गया है, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट रह गया है इसमें, मतलब 10-20 मिनट का रह गया है, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको बच्चों ये लेक्चर समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, आप इन लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, बाकी अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पे, है ना, सभी जगह आप इन्हें फैलाएं। और आप जब आप हमारा वीडियो लेक्चर वायरल होगा और फैलेगा, सब लोगों के पास जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं गांव में, दूर दराज में, उन सबको भी फ़ायदा होगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो जिससे कि हम और इसे अच्छे से रिप्रेजेंट करें और आपको बेनिफिट प्राप्त करें। दूसरा, यदि आप इंग्लिश के वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप बम भोले एकेडमी पर इंग्लिश के वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं।